हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए, ये हमारा जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो अपोजिट रिएक्शंस होती हैं उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। अब क्योंकि इसके डेरिवेशन थोड़े से लेंदी हैं, है ना, तो जिस वजह से मैंने आपको अभी क्या किया है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर आपको इसका एक सॉल्यूशन चाहिए हो कि कैसे ये डेरिवेशन से यहाँ आंसर तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक रहेगा ये हमारे पास है अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अपोजिट रिएक्शन, इसमें होता क्या है, इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होती है ना। एक अच्छा ये लिखा हुआ है, एन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट बट मे और मे नॉट बी इक्वल टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो ये हमारे पास डेरिवेशन है टाइम टी पर एक, ये जीरो रहेगा, ये ए माइनस एक्स, इस तरीके से ना। तो जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे, वैसे आपको डेरिवेशन कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये इसका देखिए, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक आंसर लिख के दिखाता हूँ। जो हमारे पास डेरिवेशन निकल के आता है वो आप लिखेंगे यहाँ पर एल एन एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन प्लस के इनवर्स इंटू टी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा होगा, ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन के टी, है ना। और यहाँ पर ये जो हमारी पहले अपोजिट रिएक्शन आपने पढ़ी, ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। हमारे पास ये फॉर्मूला आता है जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद का टॉपिक हमारा है पैरेलल रिएक्शन बोलेंगे आप, या साइड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर कंकरेंट रिएक्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है। यहाँ आपने देखिए, मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपका ए था, ए से बी मिल रहा है विद रेट कांस्टेंट के वन, और ए से आपको सी मिल रहा है विद रेट कांस्टेंट के टू। तो इनिशियली इसकी टाइम जीरो पर इसकी कोई अमाउंट ए है, तो यहाँ पर जीरो जीरो होगा। कुछ टाइम टी के बाद ये कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स रह जाएगी, ए की कंसंट्रेशन। और अगर हम बी की बात करें तो बी की कंसंट्रेशन आप लिखना चाहेंगे तो एक्स और एक्स लिखेंगे, लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी, आप एक्स और एक्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट अलग है। अगर रेट कांस्टेंट अलग है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग हुआ, तो जो कंसंट्रेशन बनेगी वो भी डिफरेंट बनेगी। तो बी की कंसंट्रेशन को आप वाई मान लीजिए किसी टाइम टी पर, और सी की कंसंट्रेशन को आप जेड मान लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि जो भी एक्स होगा वो वाई प्लस जेड के इक्वल होगा, क्योंकि जितना एक्स वहां से डिकम्पोज हो रहा है उतना ही हमारा प्रोडक्ट बी और सी यानी कि वाई प्लस जेड बनता जा रहा है। ठीक है। तो ये बाकी हमारा डेरिवेशन है। आगे आप देखेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जो ए टी होगी, यानी किसी टाइम टी पर जो ए की कंसंट्रेशन है वो आपके पास लिखा है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। ठीक है। सिमिलरली बी के लिए यहाँ पर रिलेशन लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू, इसको आप वाई मानेंगे, वाई जब हम लोगों ने माना हुआ था, क्या लिखा है, के वन ए नॉट अपॉन के वन प्लस के टू वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू, और आउटसाइड टी लिखा है, और ये ब्रैकेट, ये हमारे पास बी की वैल्यू है ना। सी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे तो बिल्कुल सेम रहेगी। बस यहाँ पर देखिए, बी के लिए ऊपर क्या है, के वन आया है, सी के लिए ऊपर क्या आएगा, के टू आएगा, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा भी होगा आपका। हाँ, ये देखिए सी की वैल्यू भी लिखी है। तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, बी वन अपॉन सी, या कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, के वन अपॉन के टू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो पैरेलल रिएक्शन थी उसमें दो क्वांटिटी बन रही थी, जबकि अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसी तरीके से, तीन क्वांटिटी दे रखी है, बी सी और डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट का तो वैसे ही रहने वाला है ना। तो यहाँ देखिए, बस तीन कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, और इनका आप रेशियो निकालेंगे तो ये के टू अपॉन के थ्री आ जाएगा। ठीक है। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप डायरेक्ट रिजल्ट पर फोकस कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारी कंसेक्यूटिव रिएक्शन है। ये लास्ट रिएक्शन है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, ए के हिसाब से देखिए, बी बनता है, रेट कांस्टेंट क्या है, के वन, और बी से सी बनता है, रेट कांस्टेंट क्या है, के टू। तो यहाँ कंसंट्रेशन आपकी क्या रहेगी, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। क्योंकि एक बार में बन रहा है कंसंट्रेशन, तो इस तरीके से रहती है। ये फॉर्मूला जो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये किसके इक्वल आता है, ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस
K1T ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको किसी टाइम टी पर निकालनी है तो। और इसके बाद देखिए, हाँ ये बी का फॉर्मूला आपका रहेगा। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। लिखा है y इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t, जो y को मैंने माना हुआ था, क्या आ जाएगा K2/K1, इस तरीके से फॉर्मूला लिखा है। सिमिलरली सी का फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा चेंज है ए और बी और सी के फॉर्मूलेज में, ठीक है। इनके बेसिस पर आपको देखिए ग्राफ देखने को मिलते हैं। अगर हम ये मान लें, ये आपका K1 लिखा हुआ है इस तरफ और ये हमारा लिखा है K2, ठीक है। तो अगर K1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो K1 जितना ज्यादा होगा, अगर हम पीछे वाली इक्वेशन के हिसाब से देखें, देखिए अगर K1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, उसी रेट से डिक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियल। तो वही यहाँ पर देख रखा है, देखिए ए डिक्रीजेस शार्पली, है ना, शार्पली डिक्रीज करेगी, बी लेकिन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये हमारा था K1 के हिसाब से जो भी अप्रोक्सीमेशन था, और ये K2 के हिसाब से अप्रोक्सीमेशन। तो जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ए के लिए ग्राफ देखिए बिल्कुल शार्प डिक्रीजिंग मैनर में आ रहा है, ठीक है। और बी की अगर हम बात करेंगे, बी देखिए शार्पली इंक्रीज कर रहा है और फिर स्लोली डिक्रीज कर रहा है। तो शार्पली बी मैंने इंक्रीज किया, देखिए शार्पली इंक्रीज हो रहा है बी का, लेकिन धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वहीं हम सी की बात करते हैं तो सी अपना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से, नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट था जब K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी K2 के कंपैरिजन में। इसके बाद देखिए, अगर वहीं हम K2 को ज्यादा कर दें तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर K2 ज्यादा हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल डिके इसका कम हो जाएगा, ठीक है। बी का भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कम हो जाएगा, लेकिन सी लीनियरली रेट से बढ़ेगा आपका, ठीक है, लगभग लीनियरली रेट से। और यहाँ पर स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ बी प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट एक्सेप्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो जो बी की कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे, अगर इस रेंज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लगभग कांस्टेंट है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में चेंज हो रही है। लेकिन बीच की अगर हम बात करें, बीच वाली रेंज में बात करें तो बी की कंसंट्रेशन लगभग सेम है। वही लिखा है, लेट इट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट। अगर ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रहेगी तो इस स्टेटमेंट को ही हम लोग बोलते हैं एसएसए, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और जब ये किसके लिए अप्लाई किया जाता है, कोई भी अनस्टेबल स्पीसीज यानी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन इक्वल होता है, नेट रेट जो रहेगा, ओवरऑल जो रेट रहता है वो हमारा किसके इक्वल रहता है, जीरो के इक्वल रहता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या किया है, शॉर्ट मैनर में जितनी भी हमारी तीन रिएक्शन थी, अपोजिट रिएक्शंस यानी या फिर रिवर्सिबल, सेकंड हमारे पास थी पैरेलल रिएक्शन, और थर्ड हमारे पास थे कंजुगेटिव रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन के जो भी आपके फॉर्मुलेस बनते थे, मैंने आपको शॉर्टली वो फॉर्मुलेस बता दीजिए दिए गए। इनके बेसिस पर इनके जो भी क्वेश्चंस वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको अगर इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनका डेरिवेशन, तो मैं इसके लिए भी वीडियो आपकी बना दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।